बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुक करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर का आईनी अमल शुरू। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राधा रियाज अहमद के दरमियान मुलाकात। निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत। अहम कौमी मामले पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान कल एक और नशिस्त होगी। चेयरमैन पीटीआई का अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ था। अगर बैनुल अक़वामी अखबार में छपने वाले साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि कोई वजीर आज़म इस तरह मुल्क के खिलाफ जहर उगलेगा। पाकिस्तानी सफीर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमरीकी अहदेदार से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। अगर अमरीकी साजिश से हुकूमत बनती तो क्या हमें रूस से तेल मिलता। पीटीआई दौर में खारिजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पुरुम्मीद है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा। 16 माह की वज़ारत उज़्मा 35 बरस के सियासी करियर में मुश्किल तरीन वक्त था। 13 जमाती इत्तेहाद चलाना आसान काम नहीं था। साइफर गुमशुदगी की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। 16 माह का अरसा चैलेंजेस से भरपूर था। मुश्किलात के हल के लिए रास्ते तलाश किए, ताउन और मुशावरत के साथ इत्तेहादी हुकूमत चलाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। सिस्टम की खराबियों को दूर करना होगा। यकीन है हालात मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म की वफाकी सेक्रेटरी से गुफ्तगू। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अब्दुल करीम की सरबराही में वफ़द का ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल सेक्रेटेरिएट का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में मवाक़े और हुकूमती मराहत के बारे में ब्रीफिंग। फ़ीकेंड का 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और मुस्तक़बिल में मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुलाकातों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा। अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा के सख्त अहकामात। कोई शहरी जहाद और अस्करियत पसंदी के लिए सरहद पार नहीं करेगा। पाकिस्तान में मारे गए अस्करियत पसंद शहीद नहीं कहलाएंगे। उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब की अफगान सुप्रीम लीडर के अहकामात की तामील की हिदायत। अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की मुल्क से बाहर कार्रवाइयाँ जंग तसव्वुर होंगी। तेजी से तरक्की करती दुनिया का मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। सेहत के शोबे में मसनूई ज़हानत उम्मीद की बड़ी किरण है। असली तकाज़ों से हम आहंग तालीम और तरबियत नागुज़ीर है। जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए ज़ेर क़यादत की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पैमरा तरमीमी बिल किसी दबाव या उजलत में नहीं बनाया गया। 12 माह तवील मुशावरत के बाद ये बिल हकीकत बन चुका। मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों की तनख्वाह और कम से कम उजरत को हुकूमती बिजनेस से जोड़ दिया। वर्किंग जर्नलिस्ट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तनकीद को हमेशा खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है। साबिक़ वज़ीर इत्तलात तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सतह पर तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट नवीन को मरासला अरसाल। निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद कानून के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकेगी। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। वतन अजीज के 76वें यौम आज़ादी की तैयारियां। 400 कौमी परचमों की बहार। तिजारती मराकज़, चौराहों और शाहराहों पर सब्ज़ हिलाली परचमों, बैजेस और टोपियों के स्टॉल्स। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी।
काबिज फौज के श्रीनगर, बारामूला और बडगाम अजला में छापे, मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मावराए अदालत कत्ल और जाली मुकाबलों के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश। निहत्ते फलस्तीनी सिहोनी फौज की बर्बरियत का शिकार, मगरबी किनारे के इलाके नाबलुस में फायरिंग, एक नौजवान शहीद। यहूदी आबादकारों की शिद्दत पसंद सरगर्मियों के खिलाफ फलस्तीनी सरापा एहतजाज, इलाके में कशीदगी। ट्यूनिस से इटली जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 41 अफराद जान की बाजी हार गए, 4 को बचा लिया गया। हादसा लम्पेडोसा जजीरे के करीब पेश आया। खतरा बरकरार, कोरोना नई शक्ल में फिर आ सकता है, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। नए वेरिएंट से अमवात में इजाफे का इम्कान खारिज अज़ इम्कान नहीं, सरबराह आलमी इदारा सेहत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टिकटों की फरोख्त 25 अगस्त से शुरू होगी। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगी। और कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में आतिशज़दगी, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की किट्स और दीगर सामान जलकर राख। एडन गार्डन्स में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल हैं। इसी मैदान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 11 नवंबर को टाकरा होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करेंगे एक अहम मुलाकात से। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर का आईनी अमल शुरू हो चुका है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और राजा रियाज अहमद के दरमियान। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक राय के हवाले से मुलाकात की है और मुशावरत की है। दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए नामों पर मुशावरत की है। ये फैसला किया गया कि इस अहम कौमी मामले पर मज़ीद सोच विचार के बाद कल दोबारा मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के मामले पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुशावरती अमल के आगाज़ के लिए ख़त लिखा था। कौमी असम्बली की तहलील के बाद अक्सर लोगों के जहन में निगरान सेटअप, इसके इख्तियारात और आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक कई सवालात हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान असद ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम सवालों का अहाता किया है। 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त 2018 में शुरू हुई थी और आइन के शिक 52 के तहत इसकी 5 साल की मुकर्रर मुद्दत 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे मुकम्मल होनी थी। तहम वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली मुकर्रर मुद्दत से 3 दिन कबल ही 9 अगस्त को तहलील कर दी गई। असम्बली तहलील हो गई, तहम राजा परवेज अशरफ आइंदा स्पीकर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और नए मुंतखब स्पीकर से हल्फ लेने के बाद अपना ओहदा छोड़ेंगे। आइन की शिक 224(1) के तहत अगर असम्बलियां मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील करती जाएं तो उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाने लाजिम हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से मुल्क में नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन की शिक 51 की झेली दफा 5 के तहत असर 9 हल्का बंदियां करवानी होंगी, जिसमें 4 माह का वक्त लग सकता है। यानी रवां साल दिसंबर में नई हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकेगा। कौमी असम्बली के बाद अब सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां भी तहलील होंगी, जिसके बाद निगरान हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आएंगी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही निगरान हुकूमतें कायम हैं। निगरान हुकूमतें आइन की शिक 224 के तहत तश्कील पाती हैं। अब तक मुल्क में 7 निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। आइनी तरीक़ाकार के तहत निगरान वज़ीर आज़म के तैनाती के लिए मौजूदा वज़ीर आज़म और तहलील होने वाली कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 3 दिन के अंदर 3 नाम पेश करेंगे, जिनमें से किसी एक का इंतखाब करके सदर पाकिस्तान को तौसीक के लिए भिजवा दिया जाएगा। अगर वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी एक नाम पर इत्तेफाक न कर सके तो स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के 4 अरकान पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी बनाएंगे। कमेटी में 3 दिन के अंदर 2 नाम पेश होंगे। अगर ये कमेटी भी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी तो 4 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे, जिनमें से इलेक्शन कमीशन किसी एक को निगरान वज़ीर आज़म नामजद करेगा। सूबों में निगरान सेटअप के लिए भी यही तरीकाकार इख्तियार होगा। असम्बली की मुद्दत खत्म होने
के बाद निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब में अगर 8 दिन लगते हैं तो आइन के मुताबिक इस दौरान मौजूदा वज़ीर आज़म ही फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। यही तरीकाकार सूबाई सतह पर भी अपनाया जाएगा। अरसलान सदकटी शेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सतह पर तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल किए गए मरासले में कहा गया है कि कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो चुकी। निगरान सेटअप की तश्कील तक हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी जाए। निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद कानून और पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकेगी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत 30 अरब रुपए के आसान कर्जा जात की फराहमी। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस स्कीम लोन जो अनाउंस की गई है, जो रकम दी गई के बाद मैंने अपने ये गाड़ी परचेज़ की है, जिसके ज़रिए मैं अपनी मार्केट की टोटल सप्लाई आसानी से पूरी कर सकूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। 5 लाख तक के लोन्स बगैर किसी मार्कअप। कर्जे के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट पैकेज कामयाबी से जारी। लैपटॉप्स, बिजनेस लोन्स, स्किल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, स्कॉलरशिप्स, इनोवेशन अवार्ड, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल से मुतालिक मिसाली इक़दामात के आगाज के बाद अब डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह, जहां नौजवान प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तमाम तरक्याती इनिशिएटिव्स के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग समेत सरकारी, प्राइवेट और बैरून मुल्क जॉब अपॉर्चुनिटीज तक रसाई भी हासिल कर सकेंगे। तफसीलात के लिए विजिट करें www.pmyp.gov.pk। इनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी काबिलियत, इनकी मेहनत इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक राय हो जाएगा। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 16 माह की वज़ारत उज़्मा 35 बरस के सियासी करियर में मुश्किल तरीन वक्त था। 13 जमाती इत्तेहाद चलाना आसान काम न था। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के वाक़यात रियासत और अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थे। उन्होंने कहा कि साइफर गुमशुदगी की आला सतह तहकीकात होनी चाहिए। 2 मीटिंग्स हुई मेरी सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2, और उसमें जनरल बाजवा और सर्विस चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सब मौजूद थे। और उसमें जो आज हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं, वो जो उस वक्त अमेरिका में सफीर थे, वो भी मौजूद थे। और उन्होंने पूरी कमेटी के सामने कहा कि जी मेरी जो डॉन लूज से जो मेरी मीटिंग हुई थी, वो मैंने साइफर में वो सारी गुफ्तगू रिपोर्ट कर दी, लेकिन इसका तो दूर दूर तक कोई वहाँ पर नहीं हुआ कि कोई साजिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की उस वक़्त की हुकूमत को हटाने के लिए और हमें लाने के लिए। उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पर है। दूसरी बात मेरे साहब, इमरान नियाजी ने वो कागज़ लहराया, वो ख़त लहराया कि ये है और ये साजिश हुई, मेरी हुकूमत को हटाया गया। तीसरी बात, इमरान नियाजी ने कहा कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, और फिर इमरान नियाजी ने इल्ज़ाम किसी और पे लगाया कि फ़लाँ ने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाई। फिर ये कहा कि शहबाज शरीफ ने नहीं, किसी और ने नहीं, फ़लाँ ने मेरी हुकूमत गिराई। फिर ये कहा कि चूँकि मैं रूस और चीन के करीब हो रहा था इसलिए साजिश की गई। अब आप मुझे बताएं कि ये अगर बात है तो रूस से हमें सस्ता तेल क्यों मिला?
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI का अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ था। खुदा न खास्ता इस तरह हुकूमत वजूद में आई होती तो हमारे लिए ये डूब मरने का मुकाम था। वी न्यूज़ के साथ खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर के मंदरजात लीक करना जुर्म है। अगर बजाते खुद बैनुल अक़वामी अखबार में छपने वाले साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि साइफर के हवाले से कौमी सलामती कौंसिल के 2 इजलास उनकी सरबराही में हुए। एक इजलास में उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उस वक्त के सिपाही सालार जनरल बाजवा और सर्विसेज चीफ्स ने भी तायद की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि कोई वज़ीर आज़म इस तरह का जहर मुल्क के खिलाफ उगलेगा। ये सब झूठ का पुलंदा है, इसमें दूर दूर तक कोई हकीकत नहीं। अलबत्ता ये जरूर है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जो बिगाड़ आ गया था, हमने उसको बाहमी एहतराम और एतमाद की सतह पर लाने के लिए बहुत मेहनत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान का यह बयानिया था कि अमेरिका की जानिब से उनकी हुकूमत गिराने की वजह चीन और रूस की तरफ ज़्यादा राग़िब होना था। अगर अमेरिकी साजिश से हमारी हुकूमत बनती तो क्या हमें रूस से तेल मिलता? उन्होंने कहा कि PTI दौर में खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया। चीन के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए, सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हुए। भारत के साथ कैसे ताल्लुकात के सवाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर राबते बहाल नहीं हो सकते। हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत बाहमी मुशावरत से पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली में बड़ी कामयाबियाँ समेटी। वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने महज इंतकामी सियासत की रविश अपनाते हुए फ़र्ज शनास और आला काम करने वाले अफसरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। इससे बढ़कर मुल्क की और बदकिस्मती नहीं हो सकती। तकरीब का अहवाल आगा मसूद खालिद से। वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत की 16 माह की मुद्दत के दौरान वफाकी इदारों की जानिब से भरपूर मावनत फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों ने जिस इज्तिमाई फिक्र और दानिशमंदाना अंदाज से अपनी जिम्मेदारियां अदा की, वो तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कोलिशन चलाई गई और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, मशावरत के साथ, और ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स भी चल सकती हैं तरक्की पजीर ममालिक में, बशर्ते कि एक सोच और पुख्ता कि हमने अवामी खिदमत करनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मखलूत हुकूमत ने जहां दाखिली और खारजी महाज पर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का जमा मर्दी से मुकाबला किया, वहीं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तातुल का शिकार अवामी फलाह के मंसूबों की तकमील अवलीन तरजीह रही। अच्छे काम करने वाले अफसरान हमेशा निशाना बने तनकीद का, बेजा तनकीद का। उनको निशाना बनाया गया कि उन्होंने अच्छा काम क्यों किया, और ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी वजह है कि जिससे कि हमारी जो पब्लिक सर्विस है, चाहे वो पॉलिटिकल अरीना में या ऑफिशियल डम में, उसमें बहुत इनतात आया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मखलूत हुकूमत ने एक बेहतरीन टीम वर्क के जरिए पाकिस्तान को न सिर्फ मुआशी बहरान से बाहर निकाल कर डिफॉल्ट होने से बचाया, बल्कि इस मुख्तसर अरसे में जुर्रतमंदाना फैसले करते हुए मुल्की मईशत को सही सिमत में गामजन भी किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के अमले के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब पे वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम सब पाकिस्तान की इज्तमाई खिदमत पर मामूर हैं। वसाइल को बचाकर मुल्क में गुरबत के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें तो कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के अमले के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की इंतहाई ज़रूरत है। गुज़श्ता 16 माह के दौरान मुआवनत और रहनुमाई पर वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मुल्क की खिदमत पर मामूर हैं और इसको आगे लेकर जाना हम पर फ़र्ज है। पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हमें जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद और मेहनत की ज़रूरत है, शायद 75 साल में पहले
कभी नहीं थी। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की वो खिदमत करें कि आइंदा आने वाले सालों में न सिर्फ कर्ज़ों से हमें निजात मिल जाए, बल्कि अपने पाँव पे खड़े होने के लिए हमें अल्लाह ताला वो सलाहियत और हदायत फरमाए कि हम पाकिस्तान को गुलो गुलजार बना दें। इससे कबल उन्होंने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस में मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक और वज़ीर-ए-आज़म के साथ ड्यूटी सर अंजाम देने वाले तमाम स्टाफ को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब के अख्ताम पर इन मुलाजमीन के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी कौम के सामने रखते हुए कहा है कि सियासी मंशूर और एजेंडे मुख्तलिफ होने के बावजूद हमने कौमी मकसद के लिए इत्तेफाक राय से फैसले किए। मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरे से बचाना अहम कामयाबी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के साथ हमें कई बहरानों का सामना रहा। इज्तमाई कोशिशों से हमने रियासती मफाद में फैसले किए। पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन बनकर उभरा। चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दूसरे मुल्कों के साथ एतमाद बहाल हुआ। सीपैक को दोबारा पटरी पर डाला और उसके अगले मरहले पर भी काम जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख के सबसे ज़्यादा तबाहकुन सैलाब ने इंसानी और मादी नुकसानात के लिहाज से हमारी जद्दोजहद करने वाली मईशत के लिए अहम चैलेंजेस का सामना किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि SIFC ने कौमी मईशत के 5 अहम शोबों को तरजीह दी है, जिसमें ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, दिफाई पैदावार और तवानाई शामिल है। माशी बहाली के कौमी प्लान के इस इदाराजाती इंतजाम में तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी शामिल है। काम, काम और काम ही हमें आगे का रास्ता दिखाता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादी हुकूमत की शानदार क़यादत और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ अरकान कौमी असम्बली राना इरादत हुसैन और अहमद रज़ा मानिका ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र नामुमकिन है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए सेहत और दीगर शोबों में आगे बढ़ना होगा। वो लाहौर में सेहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील आसिम नज़ीर भट्टी से। सेहत के शोबे में मसनूई जहानत और मशीन लर्निंग से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंस्टा केयर ने किया था, जिसका मकसद हेल्थ सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जायजा लेना था। कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मौजूदा दौर और मुस्तकबिल मसनूई जहानत के जरिए तरक्की का दौर है। असली तकाज़ों से हम आहंग तालीम और तरबियत वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के लिए हुकूमती सतह पर मौसर हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। इल्म लोगों के कंट्रोल से आज़ाद हो रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, लिहाजा फिर वो कैफियत बनती है मेरे पाकिस्तान के लिए कि जब डेमोक्रेटाइज होगा, आसान होगा, किताबों से निकल जाएगा और मेरे टेलीफोन के अंदर आ जाएगा, तो मेरा जैसा मुल्क इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। ये आइडियाज़ हैं, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट रिकग्निशन की ज़रूरत है। जिसने जल्दी पहचाना उसने तरक्की की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में मुल्की और आलमी सतह पर नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और इंस्टा केयर के CEO बिलाल अमजद ने कहा कि अमराज की तेजी से दुरुस्त तशखीस और सेहत के शोबे पर बढ़ते हुए बोझ पर काबू पाने के लिए मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इससे पहले सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने महकमा सेहत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान को शील्ड्स भी दी। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासत का मतलब सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत होना चाहिए। यही जज्बा मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज है। वो लाहौर में सरवर शाहिदा मेमोरियल कार्डिक सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगी फरहाना खान।
لاہور میں سرور شاہدہ میموریل کارڈک سینٹر اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہمیں اپنے بہتر کل کے لیے آج اعلیٰ اخلاقی روایات کو فروغ دینا ہوگا، جس کے لیے اسلامی تعلیمات پر من و ان عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم دوسروں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہے اور یہی ہمارے دین کا آفاقی پیغام بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام تر اقدامات اور قوانین کا محور صرف اور صرف انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے کار خیر پاکستان کے اندر سنبھالا ہے وہ میرے ملک کے ہیروز ہیں۔ یہ جو پیشن ہوتا ہے کار خیر کرنے کا، یہ مسلمان کی فطرت میں ہونا چاہیے۔ دس از پاکستان، یہ ہے خوبصورت پاکستان۔ تقریب سے ڈاکٹر شعیب سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کارڈک سینٹر میں بلا امتیاز علاج معالجے کی بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس سے پہلے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سرور شاہدہ میموریل کارڈک سینٹر اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید عبدالکریم کے سربراہی میں 16 رکنی اعلیٰ سطح وفد نے اسلام آباد میں سرمایہ کاری خصوصی سہولت کونسل سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ سعودی وفد کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع اور حکومتی امارات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ، منصوبوں اور مستقبل میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دورے کے اختتام پر سعودی وفد نے آرمی چیف کے ساتھ مختلف امور اور برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سہولت کونسل سیکریٹریٹ میں بہت تعمیری ملاقات ہوئی ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ افغان عبوری حکومت نے سخت احکامات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی شہری یا حکومتی رکن جہاد اور عسکریت پسندی کے لیے سرحد پار نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں کو شہید نہیں بلکہ ان کی موت کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ افغانستان سے باہر جہاد پر افغان سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ افغان سپریم لیڈر نے کہا کہ جہاد کے لیے افغانستان کی سرحد پار نہ کی جائے۔ عسکریت پسندی کے لیے پاکستان جانے والے مارے جانے پر شہید نہیں کہلائیں گے۔ مخو د دوحې په تړون کې هم دا راغلي دي او تر هغه مخکې هم موږ دا ژمنه کړې وه او په خپله ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي۔ موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي۔ افغان وزیر دفاع نے بھی 5 اگست 2023 کو اسی طرح کے احکامات جاری کیے۔ ملا یعقوب نے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ افغانستان سے باہر کسی جنگ میں افغانوں کی شرکت نہ ہو۔ اوس کو امیر امر دی، اطاعت یہ واجب او فرض دی او لازم دی که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل کېږي۔ دا رساله که تاسو وګورئ کوئ امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دی روان جنگ ته۔ افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے کہا کہ افغان سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔ امریکہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر بیانیے کو ایک بار پھر سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس حوالے سے امریکہ پر لگائے گئے الزامات سراسر لغو اور بے بنیاد ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن سابق وزیر اعظم کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں اور سابق پاکستانی سفیر بھی امریکہ پر لگائے گئے ان الزامات کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مبینہ سائفر پر سازش کا بیانیہ دی انٹرسیپٹ کی سٹوری نے خود ہی بے نقاب کر دیا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ جو دستاویز ان کے ہاتھ لگا ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی مگر اس مراسلے کی تصدیق نہیں ہو سکی، یعنی یہ مبینہ سائفر یا مراسلہ جو اخبار دعویٰ کر رہا ہے وہ ایک جعلی مراسلہ ہے۔ اخبار نے اپنی خبر میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ مراسلے میں امریکی اہلکار ڈونلڈ لو سے منسوب مبینہ ریمارکس کے مطابق اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو میرا یہ خیال ہے، یعنی اخبار خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ لو کا خیال تھا نہ کہ امریکی دھمکی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین میں بار بار یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مبینہ سائفر کی کاپی جو ان کے پاس تھی وہ گم ہو گئی۔ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سفارتی تعلقات سے جڑی معلومات کو افشا کرنا ملکی قانون کے سخت ترین خلاف ورزی کے ساتھ ملکی ساکھ اور سفارتی اعتماد کا قتل بھی ہے۔ اس سارے عمل میں ملوث افراد پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔
سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پیمرا ترمیمی بل 2023 پر صحافتی تنظیموں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز نے بھرپور رہنمائی کی۔ پیمرا ترمیمی بل کی منظوری پر نیشنل پریس کلب میں اظہار تشکر کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میڈیا ورکرز کے مسائل کے حل میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیل صدف افضل سے۔ نیشنل پریس کلب میں پیمرا ترمیمی بل کی منظوری پر اظہار تشکر کی تقریب سے خطاب میں سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یہ قانون عجلت میں بنایا گیا۔ میڈیا ورکرز، صحافیوں کی تنخواہوں اور کم از کم اجرت کو حکومتی بزنس سے جوڑا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کو قانونی تحفظ مل چکا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا ورکرز نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ان کی ساری زندگی کی جدوجہد ایک طرف اور 3 دن کی جدوجہد ایک طرف ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک ہی بات کہی کہ مریم میڈیا ورکر، میڈیا کی تنخواہیں، میڈیا کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جو مرضی پریشر دیتا ہے۔ یہ سفر جو ہے یہ بڑا طویل سفر ہے، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے اور قانون سازی کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ایک الگ جدوجہد ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس قانون کے بننے کی جس طرح آپ نے حفاظت کی ہے، آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے۔ تقریب سے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ، نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا، سیکرٹری فنانس نیشنل پریس کلب نیر علی اور آر آئی یو جے کے صدر عابد عباسی سمیت تمام آرگنائزیشنز کے نمائندوں نے پیمرا ترمیمی بل کی منظوری پر مریم اورنگزیب کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے نیشنل پریس کلب کی قیادت کی طرف سے سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا نیشنل پریس کلب آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم ہمیشہ ایک دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کی دوڑ میں، جبکہ اگر ہم چاہیں تو کچھ دیر رک کر حالات کو سمجھ کر ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وقت ایک دوسرے سے جیتنے کا نہیں، یہ وقت متحد ہو کر ہر اس ظلم کے ضابطے کو توڑنے کا ہے جو ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ ہے۔ ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے کام، کام اور صرف کام۔ کام اپنی نئی نسل کے مستقبل کے لیے، کام معاشی استحکام کے لیے، کام پاکستان کو پھر سے ایک مضبوط طاقت بنانے کے لیے، کیونکہ ہم نے گھر کو جلانا نہیں بنانا ہے۔ ہم نے بحیثیت قوم اس ملک کو مختلف ادوار میں دیکھا، ہم جانتے ہیں ہمیں اسے کیسے بچانا ہے۔ ہر نئی بیماری اور ہر نئی تکلیف ہمیں بیٹھ کر دیکھنا نہیں، صرف آواز نہیں اٹھانی بلکہ آگے بڑھنا اور عمل کرنا۔ آواز اٹھانے والے بہت ملیں گے، ہمیں ساتھ نبھانا ہے۔ پاکستان کو بنانے کے لیے پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سے بہتر، آپ سے بہتر پاکستان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسباں اس کے۔ تو آؤ سبز ہلالی پرچم لہرا کر اپنی آزادی کا شکر بجا لائیں۔ کیونکہ آزادی ہے تو سب کچھ ہے۔ جھنڈا لہراؤ، آزادی کا جشن مناؤ۔ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت 30 ارب روپے کے آسان قرضہ جات کی فراہمی۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اسکیم لون جو اناؤنس کی گئی ہے، جو رقم دی گئی کے بعد میں نے اپنے یہ گاڑی پرچیز کی ہے، جس کے ذریعے میں اپنی مارکیٹ کی ٹوٹل سپلائی آسانی سے پوری کر سکوں گا۔ میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا۔ 5 لاکھ تک کے لونز بغیر کسی مارک اپ۔ قرضے کے لیے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل یوتھ ہب پر آن لائن درخواست دیں۔ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم۔
ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट पैकेज कामयाबी से जारी। लैपटॉप्स, बिजनेस लोन्स, स्किल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, स्कॉलरशिप्स, इनोवेशन अवार्ड, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल से मुतालिक मिसाली इक़दामात के आगाज के बाद अब डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह, जहां नौजवान प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तमाम तरक्याती इनिशिएटिव्स के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग समेत सरकारी, प्राइवेट और बैरून मुल्क जॉब अपॉर्चुनिटीज तक रसाई भी हासिल कर सकेंगे। तफसीलात के लिए विजिट करें www.pmyp.gov.pk। इनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी काबिलियत, इनकी मेहनत इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के इस्लामाबाद सेंटर और PTV अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। साबिक वज़ीर इत्तलात ने PTV के आला हुक्काम और मुलाज़मीन से मुलाकात की और इत्तेहादी हुकूमत के दौरान PTV की कारकर्दगी पर शुक्रिया अदा किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि PTV ने गुज़श्ता 15 माह में अपने माली उमूर में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए, जिसके बायस इदारे के माली मामलात में मज़ीद बेहतरी आई और इसके समरात मुलाज़मीन तक भी पहुँचे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पिछले पूरे हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू इस 15 माह में जनरेट हुआ 5.5 बिलियन, और उसकी वजह से आप लोगों की रेगुलराइजेशन हुई। IT की भी जो स्टाफ है उसको स्ट्रक्चर में लाकर उनकी रेगुलराइजेशन हुई। PTV की फिल्म डिवीज़न बनी, PTV फ्लिक्स बना, PTV OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर गया। आपकी स्क्रीन में बहुत बेहतरी आई। PTV की स्क्रीन नहीं है बल्कि ये असासा है, ये हिस्ट्री है, ये हेरिटेज है ब्रॉडकास्टिंग की। इसकी हिफाजत आप लोगों ने करनी है अपने काम के ज़रिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने 15वीं कौमी असम्बली की कार्रवाई में मुस्बत किरदार अदा करने के एतराफ़ में आसिफ अली जरदारी को सर्टिफिकेट दिया। 15वीं कौमी असम्बली में तारीख रकम हुई। पहली बार वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। इस असम्बली ने 234 बिल भी मंजूर किए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे नमूद मुस्लिम। 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात से 15वीं असम्बली वजूद में आई, जिसने 13 अगस्त 2018 को हलफ लिया। ये पाकिस्तान की वाहिद तारीखी असम्बली है जिसको तोड़ने के लिए 2 मरतबा वज़ीर आज़म ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई। इस असम्बली की तारीखी हैसियत ये भी है कि पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के कानून के तहत उसके ओहदे से हटाया गया और असम्बली में हुकूमती बेंचों से अपोजिशन और अपोजिशन बेंचों से हुकूमत का सफ़र अरकान ने तय किया। और पहली मरतबा ये हुआ 1 या 2 जमातों के अलावा मुल्क की ज़्यादातर सियासी जमातों ने हुकूमत बनाने में हिस्सा लिया। 15वीं कौमी असम्बली पाकिस्तान की तारीख की चौथी असम्बली है जो 5 साल या 5वें साल के करीब पहुंची है। इस असम्बली ने अपनी मुद्दत के दौरान आइन में एक तरमीम की जो फाटा या कबायली इजलास से मुतल्लिक थी। कानून साजी की जानिब देखा जाए तो 13 अगस्त 2018 को काम का आगाज करने वाली असम्बली ने पहला बिल अक्टूबर में मंजूर किया। इस असम्बली का खासा ये भी है कि इसने इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक मुतअद्दिद बार कानून साजी की। पहले पार्लिमानी साल में 3 माली और 2 इलेक्शन इस्लाहात समेत 10 बिल मंजूर हुए, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम भी शामिल है। दूसरे पार्लिमानी साल में 30 बिल मंजूर हुए, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के एक्ट में तरमीम समेत दहशतगर्दी एक्ट की तरमीम के अलावा ज़ैनब अलर्ट बिल भी शामिल था। तीसरा पार्लिमानी साल हुकूमत की तब्दीली और नई पॉलिसियों का साल रहा। इसमें 60 बिल मंजूर हुए। चौथा और 5वां पार्लिमानी साल कानून साजी के हवाले से खासा तेज रहा और इसमें रिकॉर्ड बिल मंजूर किए गए, जिनकी तादाद 135 है। कौमी असम्बली में 359 अरकान ने निजी बिल जमा करवाए, जबकि 18 बिल मुश्तरका इजलास को मंजूरी के लिए भिजवाए गए। कौमी असम्बली में 76 आर्डिनेंस पेश किए गए, जिनमें इलेक्शन कवानीन, टैक्स कवानीन समेत कोरोना वबा से मुतल्लिक आर्डिनेंस अहम हैं। 15वीं कौमी असम्बली के 52 सेशन हुए, जबकि अरकान ने मजलिस शूरा पार्लियामेंट के 12 मुश्तरका इजलासों में भी शिरकत की। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ کے 19 وزراء، مشیروں اور معاونین اپنے استعفے نگران وزیر اعلیٰ کو پیش کر چکے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکاخیل نے پی ٹی وی نیوز کو بتایا کہ نگران کابینہ کے ارکان نے وزیر اعلیٰ اعظم خان سے ملاقات کی اور سیاسی پس منظر سے متعلق گفتگو کی اور اپنے استعفے پیش کیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 سے متعلق مقدمے کا فیصلہ کل سنائی کی۔ چیف جسٹس سبرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت مکمل کرتے ہوئے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس قانون کے تحت مفاد عامہ کے مقدمات میں نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کا اختیار لارجر بینچ کو دیا گیا تھا۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ نیب کورٹ کے جج محمد بشیر نے اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنایا۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی کا کہنا تھا کہ ملزم اگر کسی کیس میں گرفتار ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دوسرے مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ملزم 3 سال جیل میں رہے تو کیا 3 سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا؟ جج کے استفسار پر وکیل صفائی خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیس اب انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ خواجہ حارث نے ضمانت کے حوالے سے آصف علی زرداری کیس سمیت مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے بھی دیے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جنرل ہسپتال اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ ہسپتال کے مختلف شعبوں میں گئے اور مریضوں اور تیمارداروں سے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ ہسپتال کے کئی وارڈز میں اے سی بند تھے، گرمی اور حبس سے مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز بھی بے حال تھے، جبکہ کئی وارڈز میں اینٹوں پر بیڈز رکھے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے جنرل ہسپتال کی ابتر صورتحال، بد انتظامی اور مریضوں کی شکایت پر ایم ایس جنرل ہسپتال اور اے ایم ایس ورکس کو فوری طور پر تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے اور پرنسپل جنرل ہسپتال کو وارننگ دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ ادویات اسٹور میں بھی گئے اور مہیا کی جانے والی ادویات کی کوالٹی کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے نیورو اینجیوگرافی کے کنٹرول روم کا مشاہدہ کیا اور پی این ایس میں مریضوں کی عیادت کی۔ لاہور کے ایک تعلیمی ادارے نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور اسے نقصان پہنچانے والے عناصر کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا۔ تفصیل فرحانہ خان سے۔ گورنمنٹ اپیرل مینوفیکچرنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور کی طالبات اور سٹاف نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور بدترین تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے شرپسندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اتنے برے طریقے سے جلایا ہے تو ہم تو اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، ہمیں دیکھ کے صرف شرمندگی کا اظہار کر سکتے ہیں اور دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کس برے طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا گیا جناح ہاؤس کو۔ تو یہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کے ساتھ سخت سے سخت سلوک ہونا چاہیے۔ یہ سب نقصان ہمارے پاکستان کا ہے، کسی کا بھی نقصان نہیں ہے اس میں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے، جن شرپسندوں نے بھی یہ حرکت کی ہے، ان سب کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جو کہ اپنے ورثے کو ہی تباہ و برباد کر کے گئے۔ وفد نے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستانی فوج کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ پوری قوم اپنی مضبوط فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے۔ پاکستان کا قومی ترانہ 24 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان اور وطن عزیز کے لیے دعائیہ کلمات کا مجموعہ ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ حصول پاکستان کے بعد ملک کو ایک ایسے ترانے کی ضرورت تھی جو آزاد قوم کے تشخص کی ترجمانی اور حب الوطنی کے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ لہٰذا مارچ 1950 میں شہنشاہ ایران کی پاکستان آمد کے موقع پر قومی ترانے کی دھن کو ہنگامی بنیادوں پر تیار کیا گیا۔ یہ دھن پاکستان کے معروف موسیقار اے کے چھاگلا نے تیار کی۔ قومی ترانے کی دھن مختصر، نہایت سادہ اور عسکری مزاج کی ترجمان ہے۔ اس کا دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے اور اس کی تیاری میں 21 سازوں کا استعمال کیا گیا ہے، جسے مشرقی اور مغربی موسیقی کا حسین امتزاج کہا جاتا ہے۔ دھن کی تیاری کے بعد ترانے کے لیے ایسے موزوں الفاظ کی ضرورت تھی جو افراد میں قومی یکجہتی اور جگانیت پیدا کرے۔ اس کے لیے ملک بھر کے شاعروں کی طرف سے 722 ترانے لکھے گئے، تاہم فیض جلندری کے تخلیق کردہ ترانے کو بہترین قرار دیا گیا۔ ہمارا قومی ترانہ ملک و ملت کی خیر سگالی کے لیے دعائیہ اشعار پر مشتمل ہے، جس کے 3 بند اور 15 مصرعے ہیں۔ ترانے کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا لفظ صرف ایک بار آیا ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے لیے
उर्दू, अरबी और फारसी के ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया गया है जो आम फहम होने के साथ साथ वतन अजीज से गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा के शॉपिंग मॉल्स में भी जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजा दिए गए हैं। सरफराज शेख की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। गली मोहल्ले, शॉपिंग मॉल्स में लगाए गए स्टॉल्स पर रंग बिरंगी झंडियां लहराते सब्ज़ हिलाली परचम, शर्ट्स और सीने पर चमकते खूबसूरत बैजेस लगाए लोग अपने चेहरों पर एहसास तफाखुर के साथ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त के लिए हम स्कूल में बहुत से तैयारी कर रहे हैं और कल हमारे स्कूल में फंक्शन है 14 अगस्त की और इससे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अगस्त की शर्ट्स भी ली और बैचेस भी लिए और एक फ्लैग लिया जो मैं अपनी गाड़ी पर लगाऊंगा। जी यहाँ पे बहुत ही बच्चे आ रहे हैं, 14 अगस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी हो रही है यहाँ पे। जश्न आज़ादी के मौके पर सूबे भर में रंगारंग तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। आज़ादी का जश्न ये तकाजा करता है कि मुल्क की तरक्की, सालमियत और खुशहाली के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा किया जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तफसील जानेंगे वसीम सज्जाद से। जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए अहले लाहौर पूरी तरह से पुरजोश है। बच्चे, नौजवान और खवातीन अपने अपने अंदाज में वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बाजारों में सब्ज हिलाली परचम, झंडियाँ और दीगर आराइशी सामान फरोख्त करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ अहले लाहौर खरीदारी में मसरूफ है। 14 अगस्त का जो इस टाइम काम हो रहा है माशाल्लाह बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हमारे पास झंडे हैं, बैज हैं, हमारे पास रंग हैं, फेस पेंट है, हर चीज़ माशाल्लाह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। झंडे भी बड़े साइज के, फुल साइज के भी झंडे मिल जाएंगे। यौम आज़ादी को मुनफरिद अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में रिवायती झंडियों की खरीदारी के साथ साथ बैंड्स, चूड़ियां, फेस पेंटिंग, स्टिकर्स, बैजेस, जश्न आज़ादी की मुनासिबत से ड्रेसेस, चश्मे और दीगर आराइशी अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज है। हम यहाँ पर 14 अगस्त का सामान लेने आए हैं, झंडे, झंडियाँ वगैरह अपने बहनों भाइयों के लिए छोटे छोटे, और यहाँ पर बहुत रश है। 14 अगस्त मनाएं, जोशो खरोश से मनाएं, लेकिन जो बाद में उससे अगले दिन 15 अगस्त को झंडे जमीन पे बिखरे होते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इसकी इज्जत करें। परचम है तो हम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, अहले लाहौर की तरफ से जश्न आज़ादी की सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है और ये सिलसिला यौम आज़ादी तक जारी रहेगा। शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाकर ये साबित करना है कि पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फौज की तरफ से जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने श्रीनगर, बारामूला और बडगाम अजला के मुख्तलिफ इलाकों में जारी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज की काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नसरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा शहीद अजीमत शेख अब्दुल अजीज़ को उनकी शहादत की 15वीं बरसी के मौके पर शानदार खराज अकीदत पेश किया है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में कहा कि शेख अब्दुल अजीज़ ने ज़िंदगी भर कश्मीर काज को आगे बढ़ाया और इस मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान की। नायब हुर्रियत चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार, मौलवी बशीर अहमद, फरीदा बहन जी, अब्दुल समद इनकलाबी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने शेख अब्दुल अजीज़, मीर वाइज मौलवी फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लॉन, मोहम्मद अशरफ सहराई और अल्ताफ़ अहमद शाह समेत दर्जनों दीगर रहनुमाओं को कश्मीरी आवाम के खौफ व दहशत का शिकार करने के लिए शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक और आलमी इदारे के दीगर माहिरीन ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर में सिविल सोसाइटी को निशाना बनाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। बयान में इंसानी हुकूक के कश्मीरी अलंबरदारों गुलाम परवेज़ और इरफान मेराज की नज़रबंदी और उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर भी इजहार तशवीश किया गया। उन्होंने कहा कि इन इल्ज़ामात का असल मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल की निगरानी में रुकावट डालना है। भारतीय फ़ौज में ख़वातीन एहलकार भी गैर महफूज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 से अब तक हिंदुस्तानी फ़ौज में ख़वातीन एहलकारों के साथ जिनसी ज़्यादती के 1243 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 3 साल में 123 ख़वातीन एहलकारों से जिनसी हिरासगी और ज़्यादती की शिकायत रिपोर्ट की गईं। 2015 से 2017 के दरमियान दर्जन से ज़ायद ख़वातीन ऑफिसर्स ने सीनियर अफसरान के हाथों ज़्यादती का दावा किया। 2019 में तिब्बत बॉर्डर पुलिस की डिप्टी कमांडेंट करणजीत कौर ने भारतीय अफवाज में ख़वातीन एहलकारों के वसी पैमाने पर इस्तेहसाल का दावा किया और कहा कि अफवाज में ख़वातीन एहलकारों को मर्द एहलकारों को खुश करने के लिए भर्ती किया जाता है।
اس طرح 2021 میں ہندوستانی فضائیہ کی خاتون پائلٹ نے سینئر اسکواڈرن لیڈر کے خلاف ہراسگی اور جنسی زیادتی کی شکایت کی، جبکہ اس واقعے پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارتی فضائیہ نے خاتون اہلکار کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے دور دراز علاقے میں تعینات کر دیا، جبکہ 2005 میں پیش آنے والے جنسی ہراسانی کے واقعے میں اسکواڈرن لیڈر انجلی گپتا کو ایئر مارشل انیل چوپڑا کی طرف سے دست درازی کی شکایت پر سروس سے ہی معطل کر دیا گیا۔ اسی طرح 2007 میں کیپٹن نیہا راوت نے میجر جنرل اے کے لال کے خلاف جنسی زیادتی کی شکایت کی۔ 2008 میں کیپٹن پونم کور کا بالا افسران کے خلاف اجتماعی زیادتی کی شکایت پر کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ 2010 میں میجر میگھا گپتا نے کرنل انوراد مشرا کے خلاف جنسی زیادتی کا دعویٰ کیا، لیکن بھارتی فوج نے کرنل مشرا کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ 2014 میں حاضر سروس آفیسر کرنل اجیت کمار کی اہلیہ نے بریگیڈیئر جے سنگھ کے خلاف جنسی بلیک میلنگ کا الزام عائد کیا۔ انکار کرنے پر اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر جے سنگھ نے کرنل اجیت کمار سے گھر خالی کروا ڈالا۔ رپورٹس کے مطابق بالا افسران کے ہاتھوں جنسی زیادتی، استحصال اور شکایات کی سنوائی تک نہ ہونے پر خواتین اہلکار خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ 2006 میں لیفٹیننٹ سشمیتا چکرورتی نے کمانڈنگ آفیسر کے ہاتھوں مسلسل جنسی استحصال سے تنگ آ کر کمیشن کے 10 ماہ بعد ہی خودکشی کر لی تھی۔ دسمبر 2016 میں جنسی ہراسگی کا شکار میجر انیتا کماری نے جموں میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم اس دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ دال بندین میں 44، نوکنڈی 42، سبی میں 42، دادو 42، جبکہ مظفر آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی: اسلام آباد میں 34، لاہور 36، کراچی میں 30، پشاور 38، جبکہ کوئٹہ میں بھی 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن حمزہ خان کا۔ پشاور چھاونی کے گیریزن سکواش کمپلیکس پر ساتھی کھلاڑیوں نے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر حمزہ خان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ سابق عالمی چیمپئن جان شیر خان بھی تقریب میں موجود تھے۔ ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن شپ میں شرکت سے قبل حمزہ خان اسی سکواش کمپلیکس میں ٹریننگ کرتے تھے، جہاں پاک فوج نے ان کو تمام سہولیات فراہم کی تھیں۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے بھی ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن حمزہ خان سے ملاقات کی اور انہیں ٹائٹل پاکستان لانے پر مبارکباد دی۔ میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میں ٹریننگ پاکستان آرمی کے ساتھ کرتا رہا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان آرمی کا، آرمی چیف صاحب کا اور کور کمانڈر پشاور کا۔ ان کی کافی سپورٹ رہی، اگر انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ ملتی رہی تو میں انشاءاللہ آگے بھی میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ورلڈ کپ 2023 کی ٹکٹوں کی فروخت کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ 5 اکتوبر سے شروع ہونے والے میگا ایونٹ کے ٹکٹ 25 اگست سے فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ آئی سی سی کے مطابق میچز کے ٹکٹ مرحلہ وار فروخت کیے جائیں گے۔ 25 اگست سے پہلے مرحلے میں ان میچز کی ٹکٹیں فروخت کے لیے دستیاب ہوں گی جن میں بھارت کی ٹیم شریک نہیں۔ بھارت کے میچز کی ٹکٹیں شہروں کے حساب سے 30 اگست سے 3 ستمبر تک فروخت کے لیے پیش ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان احمد آباد میں 14 اکتوبر کو شیڈیول میچ کی ٹکٹ 3 ستمبر سے دستیاب ہوں گی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ سے قبل بھارتی شہر کولکاتہ کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں آگ لگ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آگ سٹیڈیم میں تعمیراتی کاموں کے دوران کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم میں لگی۔ آگ لگنے سے کھلاڑیوں کی کٹس اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ نے کئی گھنٹوں کے بعد آگ پر قابو پایا۔ ایڈن گارڈنز میں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سمیت 5 میچز شیڈیول ہیں۔ اس اسٹیڈیم میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ بھی کھیلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔